हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल हम बात किए थे चतुर्भुज के बारे में। जैसे कल हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले आज हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, जैसे हमें इस वर्ड से ही हमें पता चल जा रहा है कि बात किस चतुर्भुज की कर रहा है। मतलब कि समांतर समांतर यानी कि सम यानी कि समान, अंतर। देखो इसकी डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, ऐसी आकृति जिसकी विपरीत भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती हैं। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो विपरीत भुजाएं होती हैं, जो विपरीत भुजाएं एक ये हो गई और ये हो गई, इन दोनों भुजाओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है। अगर इसके बीच की डिस्टेंस सेम होगी तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें आगे देखेंगे, एक आकृति जिसकी विपरीत भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे AB इक्वल टू CD। देखो हम पहले पूरा चतुर्भुज ही बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इसको हम मानते हैं A, इसको हम मानते हैं B, इसको मानते हैं C और इसको मानते हैं D। तो इस समांतर का मतलब होता है समांतर, जैसे हमें वर्ड से ही फाइंड हो जा रहा है। अब हम बात करेंगे जो AB है वो इक्वल है किसके, CD के। यानी कि AB इक्वल टू CD, और जो AB है वो पैरेलल है CD के। यानी कि AB ये पैरेलल है CD के। पैरेलल का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जिसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है। चाहे हम उस यहाँ पर बात करेंगे, चाहे हम यहाँ पर बात करेंगे, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा सेम होगी। और ये AB इक्वल टू CD, यानी कि AB और CD एक दूसरे के इक्वल भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। और ये जो BC है ये इक्वल टू AD के हो जाएगा, और जो BC है ये पैरेलल हो जाएगा AD के। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। पैरेलल का मतलब हो गया समांतर, यानी कि जिस प्रकार जो है AB इक्वल है CD के और AB पैरेलल है CD के, उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी। यहाँ पे AB जो है, BC जो है वो इक्वल टू AD के हो जाएगा और BC जो है ये पैरेलल हो जाएगा AD के। अब बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है जिसको दो बराबर भागों में विभाजित करना, यानी कि दो बराबर भागों में, दो पार्ट्स में इंटरसेक्ट करना, बाइसेक्ट करना, इंटरसेक्ट नहीं। तो जैसे ये, अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे ये AC हो गया, ये BD हो गया, तो ये A पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो जो ये O पॉइंट है ये इसको और इसको, यानी कि AO इक्वल टू OC, यानी कि जो जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं, जिसका मिड पॉइंट होता है मिड पॉइंट होता है डायगोनल का, वो डायगोनल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। सेम सिचुएशन ये इधर भी है और इधर भी है। तो ये क्या हो जाएगा, जो डायगोनल है AC डायगोनल है और एक जो डायगोनल है BD के। तो जो O पॉइंट है वो AC को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी कि AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD के। उसके बाद हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसे ABC, देखो सर्वांगसम चतुर्भुज, देखो इसमें ये समांतर चतुर्भुज बना, ये समांतर में एक पॉइंट ABCD। अब इसमें हम डायगोनल ड्रा करते हैं। तो जब हम डायगोनल ड्रा करेंगे, समांतर है यानी कि ये जो है AB और ये DC ये इक्वल है, और
सी और ए डी ये इक्वल है। तो जब ये अपोजिट साइड जो है इक्वल है तो यानी कि जितनी एरिया इसकी फाइंड होगी उतनी ही एरिया तो इसकी भी फाइंड होगी। तो सर्वांगसम चतुर्भुज सर्वांगसम त्रिभुज वो होता है जिसके सभी अंग जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल इस दोनों के, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर, ये डायगोनल है, ये दोनों में कॉमन है तो ये तो ऑब्वियसली बराबर होगा। और सेम यही कंडीशन जब अगर इधर आ जाएगी ए बी सी डी, इसमें जो है ए सी को हम कर देंगे, जब हम ए सी पर एक डायगोनल ड्रा कर देंगे, ए सी पॉइंट को मिला देते हैं तो इससे जो डायगोनल होगा वो इस एरिया को और इस एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब बताएंगे कि किन्हीं दो आसन कोणों का योग 180 होता है। देखो कल ये बात मैंने कल भी बताई थी कि अगर कोई भी एडजेसेंट एंगल होंगे यानी कि आसन्न कोण होंगे, आसन का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि एक लंब है ए डी के। तो ये जो ए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तो इसमें पूछ रहा है, बता रहा है कि आसन का मतलब होता है एक सीधी रेखा खींची गई, उस पर दो एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो यहाँ का एंगल है, जो यहाँ का एंगल है, उसका योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है। वैसे हमें पहले से भी पता था कि कोई भी अगर लाइन ड्रा की जाती है तो लाइन पे जो बना एंगल होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है। उसी तरह विपरीत कोण बराबर होते हैं। देखो ये चतुर्भुज में की एक डेफिनेशन, एक मतलब पार्ट ये भी है कि इसका जो विपरीत एंगल होता है ये बराबर होगा और जो एडजेसेंट्स एंगल होंगे यानी कि आसन्न कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये देखो ये चतुर्भुज में अप्लाई होती है यही कंडीशन, और यही कंडीशन जो है सेम समांतर चतुर्भुज में भी, पैरेललोग्राम में भी अप्लाई हो रहा है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर और शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। देखो ये शीर्ष कोण को समद्विभाजित करेगा ये जाके स्क्वायर में, ये कंडीशन स्क्वायर में अप्लाई होगा, लेकिन इसमें ये बता रहा है कि जिस पॉइंट पर ये जो डायगोनल मिल रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 का होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो डायगोनल ड्रा की जाती है वो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि दो पार्ट में डिवाइड करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जो डायगोनल का जो मिड पॉइंट है यानी कि जहाँ पे दोनों डायगोनल मिल रहे हैं उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 के बराबर होगा। ये भी ज़रूरी नहीं है, किसमें, समांतर में। हो भी सकता है और कंडीशन ये नेसेसरी भी नहीं है। उसके बाद है वृत्त में निहित समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है और उसका विकर्ण वृत्त का व्यास होता है। यानी कि ये वृत्त है, वृत्त यानी कि एक सर्कल है, सर्कल के बीच जो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे ये जो होता है एक आयत होता है। तो ये हमेशा याद रखना, ये नोट कर लेना कि जो इसको मस्ट इम्पॉर्टेंट में लिख लेना, क्योंकि ये कंडीशन ज़्यादा देते हैं और हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब सर्कल के बीच कोई हम क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे तो वो हमेशा स्क्वायर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्कल के बीच में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है यानी कि सर्कल के बीच में कोई चतुर्भुज है तो वो चतुर्भुज एक आयत होता है, और जो उसका जो डायगोनल होता है आयत, वो जो है जो सर्कल होता है, सर्कल का क्या होता है, सर्कल का डायमीटर होता है, यानी कि सर्कल का व्यास होता है। व्यास कितना होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये कंडीशन याद रखना कि जो सर्कल जो ये तो चलो तीसरी कंडीशन ले लेते हैं इसको, यानी कि ए बी सी और डी, यानी कि जो ए सी है ये क्या है, ये एक व्यास भी है, और जो हम आयत ड्रा करते हैं आयत का विकर्ण भी है। ठीक है, अब बात करेंगे वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखो सेम कंडीशन अगर यहाँ पे अप्लाई हुए
कि अगर वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई हम ड्रा करेंगे, कोई क्वाड्रिलेटरल यानी कि कोई भी समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ये सब आएंगे। तो कोई भी अगर वृत्त के अंदर कोई समांतर चतुर्भुज बनेगा तो वो जो अंदर बनने वाला समांतर चतुर्भुज होगा वो आयत होगा, और जो बाहर बनेगा वृत्त के उसको समचतुर्भुज कहते हैं, यानी कि रोम्बस कहेंगे। तो ये देखो, ये अंदर बना तो ये आयत हुआ, और चौथे में अगर ये कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई अगर हम चतुर्भुज बनाते हैं तो जो बाहर बना चतुर्भुज है ये क्या होगा, ये समचतुर्भुज होगा। ठीक। उसके बाद बता रहे हैं कि AC इक्वल टू BD। देखो, जो इसका विकर्ण होता है वो जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, वो उसके साइड का 2 गुना होगा। देखो ऐसे ही देख लो, कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई वो बना है, कोई चतुर्भुज बना है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो इसमें जो इसका जो डायगोनल होगा यानी कि जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, इसका विकर्ण हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो BC का ऐसे भी कर सकते हैं, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। देखो हम जानते हैं AD ये इक्वल है BC के, और जो AB है वो इक्वल है DC के। तो हम जहाँ पे ये AD लिखा गया है वहाँ पर हम BC भी तो लिख सकते हैं ना। तो जैसे ये AB हो गया प्लस BC स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो जब हम CD को हम क्या लिख सकते हैं, AB, और AD को क्या लिख सकते हैं, BC। तो ये जो AB है ये 2 टाइम्स हो गया ना, और जो BC है ये भी 2 टाइम्स हो गया। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस समय ये फाइंड हो जाएगा कि जो विकर्ण होता है वो विकर्ण का जो योग होता है, यानी कि विकर्ण का जो सम होता है वो सभी साइड्स के बराबर होता है। किसमें, जब कोई सर्कल होता है, सर्कल के बाहर कोई चतुर्भुज बनेगा और सर्कल के बाहर बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो समचतुर्भुज होगा, और सर्कल के अंदर बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो एक आयत होगा, यानी कि रेक्टेंगल होगा। उसके बाद पूछा है कि एक समांतर चतुर्भुज आयत होता है यदि विकर्ण बराबर होते हैं। तो देखो, जब अगर हम आयत की कंडीशन पढ़ेंगे तो हम आयत की कंडीशन में हम पाएंगे कि जो समांतर चतुर्भुज होता है वो एक आयत होता है। आयत तभी होगा जब विकर्ण बराबर होंगे, लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। दोनों में यही एक माइन्यूट डिफरेंस है कि अगर विकर्ण बराबर हुए, विकर्ण तो दोनों को मतलब समद्विभाजित करेंगे, ये कंडीशन आयत में भी अप्लाई होगा और यही समांतर चतुर्भुज में भी अप्लाई होगा। लेकिन अगर आयत में ये होता है कि उसके जो विकर्ण होते हैं वो दोनों वो बराबर होते हैं, और जो इसमें होता है समांतर चतुर्भुज में होता है उसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अभी जैसे यहीं पे बताया ना, ये क्या हुआ, ये क्या कॉन्ग्रुएंट हुआ, यानी कि सर्वांग सम हुआ। तो जो सर्वांग सम हुआ तो इसकी जो एरिया इसकी होगी सेम एरिया इसकी होगी, जो एरिया इसकी होगी सेम एरिया इसकी भी होगी। उसके बाद बात करेंगे समान, ये हो गया। क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणे विपरीत भुजाओं से आधार पर डाले गए अभिलंब, यानी कि जब हम इसकी एरिया फाइंड करेंगे, ये बात आज किसकी चल रही है, ये समांतर चतुर्भुज की चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। समांतर
ये बात हुई किसकी, समांतर चतुर्भुज की। ठीक, और इसमें क्या है, समांतर जो एरिया होता है ये क्या हो गया, ए बी, और ए बी पर एक हाइट डाली गई यानी कि ये क्या, ए डी, ये इससे उसकी एरिया फाइंड हो जाएगी। क्षेत्रफल एक और तरह से निकालेंगे, जैसे कि कोई भी विकर्ण दिया हो गया होगा और विपरीत शीर्षों से विकर्ण पे डाले गए अभिलंबों का योग, जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़े थे ये वाला, देख रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये विकर्ण है, ये विकर्ण पर ये योग हो गया। तो देखो हम जैसे आपको ड्रा करके बताते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो देखो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये हम एक डायगोनल कर डालेंगे, फिर इस पे एक नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल का यानी अभिलंब हुआ। तो ये इसको हम मानते हैं x और हम इसको मानते हैं y। तो इसकी जो एरिया होगी वो बी डी मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस सी वाई। ठीक, ये उससे हम एरिया फाइंड कर देंगे। देखो दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है क्या। ठीक, देखो अगर हम बात चतुर्भुज की करेंगे तो जो चतुर्भुज की हम एरिया निकालेंगे तो उसमें 1/2 करेंगे, एक विकर्ण है और उस विकर्ण पर विपरीत शीर्षों से डाले गए अभिलंबों का योग है। ये बात करते हैं हम चतुर्भुज की। और अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज में 1/2 नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ये दोनों का बराबर हो गया, ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, तो यानी कि हाफ प्लस हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2। तो इसको कैंसिल करने के बाद तो 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद पूछा है कि जो उसका इस क्षेत्रफल होगा वो ये हो जाएगा। देखो जब हम इसका, जैसे हम कोई भी ऐसे समांतर चतुर्भुज लिए, कोई भी चतुर्भुज लिए बी सी ये डी, इसको हम मिला दें तो ये जो साइड है ये सब ये इधर इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है। जो एरिया इसकी होगी सेम एरिया इसकी होगी। तो हम एक ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एरिया हमें फाइंड हो जाएगी। तो इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जब ट्रायंगल है, ये जो एस होता है यानी कि अर्ध परिमाप होता है, यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है, ये सभी भुजाओं का सम बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम जब इसका हम एरिया, जब एक की हम ट्रायंगल की एरिया फाइंड करेंगे तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। और जब ये हमें सिर्फ एक ट्रायंगल की एरिया फाइंड हुई तो हम जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल जो समांतर चतुर्भुज होता है, पूरे समांतर चतुर्भुज की एरिया ये निकल जाएगी। ठीक है, देखो लगे हाथ हम रेक्टेंगल की भी बात कर लें, नहीं तो हम भूल जाएंगे। देखो जो रेक्टेंगल है, आयत एक चतुर्भुज है, ये सबको पता है। इसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर होता है। जो आयत है, ये आयत देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखिए ये आयत है। ये आयत की जो विपरीत होती हैं यानी कि जो अपोजिट साइड होंगी, अपोजिट साइड इसकी बराबर होंगी, यानी कि ए बी इक्वल टू सी और डी के और बी सी इक्वल टू ए डी के। ठीक है, और जो प्रत्येक एंगल बनेगा वो प्रत्येक एंगल कितने का होगा, एवरी एंगल होगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक, उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन समकोण पर करते हो, यह आवश्यक नहीं है। तो यानी कि क्या, विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे
और क्या होंगे, दोनों विकर्ण इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद विकर्ण बराबर होती हो गया। यह आवश्यक नहीं है कि विकर्ण शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करें। हाँ, ये भी मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे एंगल जो होता है ये इसको बाइसेक्ट भी करता है, ऐसा भी नहीं कि इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक, आयत के दिए गए परिमापों की तुलना में वर्ग का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। देखो, जब हम बात करेंगे आयत की और वर्ग की, यानी कि किसकी, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की, तो जो स्क्वायर की जो एरिया होती है वो बड़ी होती है किसके, रेक्टेंगल के कंपोजिट, उसके कंपेयर में। ठीक, तो देखो उसके बाद है, जब एक आयत वृत्त में अंकित होता है तो वृत्त का व्यास आयत के विकर्ण के बराबर होता है। ये तो अभी आपने पहले भी देखा था कि जब कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर कोई हम आयत, सर्कल के अंदर कोई भी अगर हम चतुर्भुज बनाते हैं तो वो जो चतुर्भुज बनेगा वो एक आयत होगा, और जो आयत का जो विकर्ण होता है वो वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, और जो इसका हम देखो, जो हम आयत है, आयत के हम जब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि ए बी, ये देखिए ए बी इक्वल टू बी सी। ये क्या हो गया है, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद है, जब उसके हम परिमाप की बात करेंगे तो जब हम आयत का परिमाप निकालेंगे, जब हम परिमाप निकालेंगे तो देखो इसकी आयत है, जो ये होगा तो ये भी ए होगा, ये बी होगा तो ये भी बी होगा, तो इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसका डी माने। तो जब हम एरिया की बात करते हैं, जब हम एरिया की बात करेंगे तो जो एरिया होगी वो इस ए बी मल्टीप्लाई बी सी या ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगी, और इसका जो परिमाप होगा यानी कि पेरीमीटर होगा, वो चारों, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का सम, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो 2a प्लस बी, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया, और यहीं पे बात करेंगे विकर्ण, पेज ना चेंज करें तो ताकि अच्छा बेटर होगा। ये विकर्ण हो गया। ठीक, तो जो विकर्ण होता है यानी कि ऐसे डाला गया, तो हम इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम कर्ण मानते हैं, इसको हम लंब मानते हैं। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या होता है, ये बेस होता है, यानी कि ये आधार होता है। तो जब हम कर्ण निकालने चलेंगे तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, तो लंब कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या विकर्ण यानी कि बी डी का स्क्वायर। तो हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो बी डी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हम उसको रूट में चेंज कर देंगे। ठीक, तो आज नहीं, ये थोड़ा सा और बचा है, देखो चलो कर ही लेते हैं थोड़ा सा। इसमें है कि यदि कोई बिंदु आयत के भीतर है तो वो उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जैसे देखो ये हुआ, इसको ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक, कोई भी 2 पॉइंट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे ही मिल रही है, ये ओ मानेंगे। ठीक है, तो इसमें एक इसका एक ये होती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में
के जो विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण क्या होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। जब दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो उसके उन दोनों को जो बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि जो मिड पॉइंट दूसरे को दो भागों में विभाजित कर रही है, उन दोनों का सम जो होता है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा, एक पॉइंट में पॉइंट नोट करके इसको लिखना। ये देखिए, ये सारे PDF जैसे लिखा गया है इसको ऐसे आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हम आपको रफली समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक एक पॉइंट को लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम PDF की हेल्प लेके आपको सारे टॉपिक नहीं कराएंगे, सिर्फ कुछ ही टॉपिक कराएंगे। उसके बाद हम खुद आपको नोट्स बनाएंगे। तो ये A तो कितना हो जाएगा, OAO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये आयत की बात हो रही है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है एक समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन कोणों के कोण समद्विभाजक समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि कोई आसन भुजा समांतर चतुर्भुज है, ये आप लोग भी जानते हैं, ABCD, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज पे जो दोनों एंगल जो कोण समद्विभाजक है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है, तो यानी कोई एंगल है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों एंगल सेम होंगे। तो वो जाके पॉइंट जिस पॉइंट पर मिल रही है, जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी कि ट्रायंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज के अंदर जो है वो आयत आएंगे। तो ये जो है ये आयत की भी डेफिनेशन है, यानी कि अगर कोई भी तुम्हें दिया जाएगा तो समांतर चतुर्भुज ही वैसे आप इसलिए पूछेगा। उसके बाद समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के मंद बिंदुओं को मिलाकर बनाए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। देखिए ये हो गया ABCD, इसके मिड पॉइंट को हम इसमें मिलाते हैं, ठीक। ये X है, ये Y, ये Z है, A है। तो अगर हमें जो मिड पॉइंट के से एरिया हम अगर हमें फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया A है, X है, Y है और Z की जो एरिया होगी वो 1/2 ABCD, ठीक। ये ऐसे हो जाएगा। अगर हमें मिड पॉइंट दिया रहेगा, अगर मिड पॉइंट से हमें एरिया फाइंड हम कर लेंगे, अगर पूछेंगे कि जो मूल चतुर्भुज है यानी कि जो बेस वाला चतुर्भुज है उसकी एरिया क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, जो हम एरिया मिड पॉइंट वाले निकालेंगे उसका 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2 टाइम्स कर देंगे, AXYZ इक्वल टू ABCD, ऐसे भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है। अब आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे की बातें। आगे हम बात करेंगे स्क्वायर है, रोम्बस है, काइट है आगे। तब तक के लिए आगे क्लास कल करेंगे, तब तक जैसे भी होगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय।